ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, समझ आ गई आपको, ये थर्ड पीरियड है। ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ आयोनेशन एनर्जी का। ओके, समझ आ गई। पार्ट 1 आपने देख लेना है, पार्ट 1 देखने के बाद आपको ये समझ आएगा। ओके, फिर थर्ड शेल का हमने पता चल गया है कि सोडियम के 3 शेल होते हैं, ठीक है ना। 3 शेल में पहले शेल में उसने क्लोरीन के साथ बनाया होता है बॉन्ड, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद आगे है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं, ये क्लोरीन, 2 क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में साथ साथ हैं, वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने वैलेंस शेल में जो उनसे इलेक्ट्रॉन होगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इन दोनों को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड। फिर इसी तरीके से एलुमिनियम है। यहाँ पर एलुमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 7 7। तो एलुमिनियम क्या करेगा, एलुमिनियम भी स्टेबल होना चाहता है ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे, इस वाले क्लोरीन को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा। ये क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे ना, तो एलुमिनियम का ये शेल ख़त्म हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वाला। तो इसे जो सा पीछे वाला शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। इसी तरीके से मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन जब उड़ जाएंगे, तो इसके पीछे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं। क्लोरीन है, ठीक है ना। क्लोरीन का मैंने एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनाया हुआ था कि ये देखें, सोडियम का एक स्ट्रक्चर भी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ये उड़ जाएगा ना, तो इसके पीछे ये यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद और 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं। जब ये 2 चले जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। 3 चले जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं, ठीक है ना, पहले से मौजूद है यहाँ पर। ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक सारे स्टेबल हो जाएंगे। अब ये मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये सोडियम जो सा है, सोडियम में से जब ये एक इलेक्ट्रॉन आयोनेशन एनर्जी की मदद से निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब ये निकालेंगे ना आयोनेशन एनर्जी की मदद से, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये आसानी से सिर्फ एक आयोनेशन एनर्जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इसकी 3 किस्में हैं। फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी बस इसे लगेगी, सिर्फ एक आयोनेशन एनर्जी जिसे हम कहेंगे डेल्टा एच, वो होगी ये 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ओके, ये लगेगी और ये खारिज हो जाएगा। और यहाँ पर मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम में जब ये इलेक्ट्रॉन एक जाएगा ना फर्स्ट आयोनेशन डेल्टा H1 के साथ, डेल्टा H1 जो भी होगी वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। डेल्टा H1 जो भी होगी वो यहाँ पर लिखनी है। इसी तरह ये जब ये चला जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब ये रह जाएगा ना, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले वाले से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी मैं अभी बताता हूँ आपको। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस चूँका इन दोनों को, न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा था, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा था। जब हमने ये इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया यहाँ से, तो वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन का सारा खिंचाव, सारा पुल, सारा खिंचाव जो उनसे है वो सारा इस इलेक्ट्रॉन पर निकालेगा। यानी कि सारी जो उनकी कुव्वत है, जो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस जितना गुस्सा इस इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहा था ना अपना खींचने का, वो उतना ही गुस्सा इस इलेक्ट्रॉन पर निकालेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो उनसी जब हम ये निकालेंगे ना, जब हम ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तकरीबन क्या होगी, ठीक है ना, फर्स्ट वाले से डबल होगी। यानी कि ये होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, कोई भी ए होती है तो ये ए आयोनाइजेशन जो उनसी एनर्जी होगी ना, ये नीचे वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी डबल होगी पहली वाली से। फिर इसी तरीके से जो उनसी थर्ड वाली आयोनाइजेशन एनर्जी, ये कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे कि मिसाल के तौर पर ये एलुमिनियम है, एलुमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये पहली आयोनाइजेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, हमने थोड़ी सी एनर्जी दी तो ये चला गया डेल्टा H1 के साथ। तो वो जो सी इलेक्ट्रॉन जो सा ये डेल्टा H1 ये चला गया है ना, तो जो सा न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन का जो सा गुस्सा है वो इन दोनों पर निकालेगा। यानी कि
इस इलेक्ट्रॉन का गुस्सा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा H2 क्या होगी, डेल्टा H2 ये क्या होगी, ये इससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ये इससे ज़्यादा होगी। फिर इसी तरह जब ये दोनों चले जाएंगे तो फिर न्यूक्लियस जो सा होगा इन दोनों का गुस्सा सारा गुस्सा इस इलेक्ट्रॉन पर निकालेगा। न्यूक्लियस एक्सर्ट ऑल पावर ऑफ प्रीवियस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू 1 इलेक्ट्रॉन विच रिमेन इन वैलेंस शेल, ठीक है ना, इस पर सारा गुस्सा निकालेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि डेल्टा H3 जो सा होगा इसकी जो सी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ये भी बढ़ जाएगी, यानी कि डेल्टा H3 जो सी होगी ये पहली वाली का थर्ड होगा, तकरीबन थर्ड। पहली वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, ये है डेल्टा H1। पहली वाली जो सी होगी वो नॉर्मल होगी, दूसरी वाली पहली वाली का डबल होगी, और तीसरी वाली क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी वो पहली वाली का ट्रिपल होगी, बस ऐसे करके। ओके, समझ आ गई आपको। ये थी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किस्में थी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की। ये मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। इसमें हमें ये भी पता है कि सोडियम क्यों देना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको सारा यहाँ पर बताया हुआ, डिटेल के साथ बता दिया कि क्यों ये ठीक है ना निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, विद आयोनाइजेशन एनर्जी से। ओके, अब उसके बाद हम पीरियड्स में भी देख लेते हैं, और पीरियड में क्या होते हैं एलिमेंट्स, पीरियड में अपने आप को किस तरह से वो आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं, और ग्रुप्स में किस तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो सा पीरियड होता है ना, पीरियड में ये देखें एक एटम है, ये क्या है, लिथियम एक एटम, एक एलिमेंट है, ठीक है ना। ये शुरू वाला देखो, बेरिलियम देखो कितना छोटा, लिथियम से छोटा हो गया, ब्रोंज छोटा हो गया, कैल्शियम छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, इसकी वजह एक ही है, ये देखें ये शेल कांस्टेंट आ रहे हैं, ये देखो बोरोन, ये देखो नाइट्रोजन तक, ये नाइट्रोजन तक, ये देखें ये नियोन तक, ये जो उनसे शेल्स हैं वो कांस्टेंट ही आ रहे हैं। यहाँ पर भी 2 शेल हैं, यहाँ पर भी 2 शेल हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ख़त्म हो गया। ये पीरियड में है, सिर्फ कौन सा शेल आ रहा है, के और एल, ठीक है ना, के और एल शेल आ रहा है, और जबकि ठीक है ना प्रोटॉन्स, जबकि जो उनसी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या बढ़ती जा रही है, देखा है ना, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, जैसे ही प्रोटॉन्स बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से ये जो सा न्यूक्लियस है वो एल शेल पर मज़ीद फोर्स, यानी कि इसको खींचेगा अपनी तरफ। ये हमने पीछे पढ़ा है कि इसको मज़ीद ताकत से खींचेगा, वो एक ही शेल है, बार बार वही आ रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट दैट शेल, देन न्यूक्लियस एक्सर्ट फोर्स इन रेगुलर वे ऑफ मैनर, यानी कि एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो फिर ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, दूसरा प्रोटॉन बढ़ेगा फिर ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा शेल, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ रहे हैं ना। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसी शेल को खींचता रहेगा, और तो कोई शेल है नहीं इसके पीछे आने वाला। ओके, समझ आ गई। ये हमने एटॉमिक रेडियस में ऐसे बात की थी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है चूँकि हमें पता चल रहा है कि ये शेल जो उनसा है वो छोटा हो रहा है, ठीक है ना, दिन भर ये छोटा ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि आयोनाइजेशन छोटा होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे इसके वैलेंस शेल में होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई सा भी ले लें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप ले लो जी, ये ले लो, ये पीरियड ही है। कौन से पीरियड के मेंबर हैं ये पीरियड है थर्ड पीरियड है। सोडियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है और एलुमिनियम आ रहा है, ठीक है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 3-3 शेल आ रहे हैं। 3-3 शेल का मतलब आपको पता चल गया होगा। 3-3 शेल का मतलब ये है कि ये कौन सा पीरियड, थर्ड शेल 3-3 शेल हैं। 3 शेल का मतलब ये है कि ये तीसरे पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके, समझ आ गई। सोडियम इसलिए बड़ा नज़र आ रहा है
क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस है, थोड़ी सी नहीं फिर भी ज़्यादा होगी यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं है। 496 किलो जूल पर मोल, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो सी ये मैग्नीशियम होगी यहाँ पर छोटा हो गया। एटम क्यों छोटा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर शेल सेम है और इलेक्ट्रॉन नया आ गया मैग्नीशियम में, इलेक्ट्रॉन नया आया बस, शेल सेम है और यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ गया है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस इस शेल को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मजबूती से खींचेगा, जिसकी वजह से शेल जो उनसा होगा वो मज़ीद अंदर की तरफ दब जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या होगा जब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना, तो इसकी एनर्जी जो सी होगी डेल्टा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की सोडियम से ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। एलुमिनियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी। बेटा ये देखो सारे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पता है कि सोडियम की, ठीक है ना, हमें पता चल रहा है कि सोडियम की जो सी ये है, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है पीरियड में मैग्नीशियम की जो सी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी हुई है, वो ये है डेल्टा H1 7.640646 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसी तरीके से डेल्टा H2 इज इक्वल टू 15.035 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज, किसकी ये दो हैं, मैग्नीशियम की। एलुमिनियम की ये तीन है, डेल्टा H1 578 है, डेल्टा H2 ये मैंने गलती से लिख दिया, डेल्टा H2 1817 है, डेल्टा H3 2745 है। देखा होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में ये डबल हो रही है, ये देखो डबल हो गई है ना, 1817 डबल से भी डबल हो गई है, तो 578 है, 500 500,000, ये डबल से भी डबल हो गई हैं ये डेल्टा H2। और डेल्टा H3 देखो, ये भी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये रेगुलर नहीं है, ये कभी डबल हो रही हैं। ये देखें 578 है, फिर नेक्स्ट वाली में क्या हो रहा है, ये ट्रिपल हो गई है, इससे क्या हो रही है, ट्रिपल, ठीक है। 500 500 फिर 500 1500 1600, यानी कि ट्रिपल ही हो गई है एक किस्म की, तकरीबन ट्रिपल हो गया डेल्टा H2। और डेल्टा H3 में क्या है, 2745 है, 1817 1000, ये भी डबल हो गई है, यानी कि डेल्टा H3 में ये डबल हो गई है, डबल हो रही हैं। यानी कि आपने बस ये याद रखना है कि पीरियड में ये क्या हो रही हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एटम का साइज़ कम होता जा रहा है। एटम का साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के माबैन कशिश ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो जो सा ये इस इलेक्ट्रॉन की जगह, इस इलेक्ट्रॉन को जो ये चला जाएगा ना, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पर ठीक है ना, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन की भी ताकत लगाएगा और इसकी अपनी भी, यानी कि दो एनर्जीज जो सी होगी, यहाँ पर दो एनर्जीज लगेंगी। इस इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत भी यहाँ पर लगेगी और ये इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस खींच रहा होगा, डबल पावर से खींच रहा होगा न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को। इसलिए पहली वाली आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी और दूसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ आ गई? ये इतना हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीरियड है, ठीक है, समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है, ये लिथियम है, लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर मैंने पीरियड को बता दिया आपको। ग्रुप में क्या हो रहा है, लिथियम है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा है, ठीक है ना, दूसरा पीरियड है ये। समझ आ गई आपको? पहला ये लिथियम है, ओके, समझ आ गई। लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम थोड़ी सी फोर्स देंगे, ये भी निकल जाएगा। क्यों? ठीक है ना, ये जो सी डेल्टा H है लिथियम की, ये ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर लिथियम और सोडियम है। लिथियम का एक एटम ये है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है डेल्टा H इक्वल टू 519 किलो जूल पर मोल, और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, ये है 496 किलो जूल पर मोल। आपने देखा होगा इसकी ज़्यादा है और सोडियम की क्या है, उससे कम है। यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट नीचे जाते जाएंगे
तो क्या होगा, शेल्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा। जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के मबैन कशिश क्या होती जाएगी, कम, और जिसकी वजह से हमें कम से कम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फूर हो जाएगा, ठीक है ना। ड्यू टू शेल इंक्रीजेज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है ना। हमने बस ये लिखना है कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शेल्स बढ़ेंगे, शेल्स बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजेज ड्यू टू हिंड्रेंस बिटवीन हिंड्रेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो सी हिंड्रेंस होगी ना, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं थी, इनर इलेक्ट्रॉन्स की हिंड्रेंस नहीं थी, इसलिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही थी, ठीक है। समझ आ गई। डेल्टा एच सोडियम की ये थी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। मैग्नीशियम की हमने ये दो देखा, ये देखें डेल्टा एच 1 7.64 है, और इसकी दूसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो सी 7.646, ठीक है ना, ये 496 से कहीं गुना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, 7646, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट, या यूनिट की वजह से यहाँ पर पॉइंट आया, लेकिन ये जो सा है ना, ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा है। इसी तरीके से ये जो सी ये वाली हमने निकाल ली है, किसकी है, ये एलुमिनियम की। पहली वाली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा, फिर दूसरी वाली क्या, 2745, तीसरी वाली क्या है, और दूसरी वाली क्या है 1817, और तीसरी वाली क्या 2745, ठीक है, 2745। ये तीसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, ये इससे भी ज़्यादा है, मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है, और एलुमिनियम से भी ज़्यादा है, और सोडियम से भी ज़्यादा है, और मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है इसमें पीरियड्स में। बस इतनी सी बात करनी है, और तो कुछ भी नहीं है। इधर मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बता दिया, ठीक है ना, कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे नहीं बढ़ती, ठीक है ना। ये अब आप पर है, आपने याद कैसे करना है, ठीक है ना, कि मेरे बताए हुए असूलों पर चलना है या फिर किताब के बताए हुए असूलों पर चलना है। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, क्लियर कट बताया हुआ है, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक, ओके, समझ आ गई।